हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया सिंह। वेलकम बैक टू आवर फेवरेट लर्निंग चैनल। आज हम लोग साउंड चैप्टर के जो आगे का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको बता दें, इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुनते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो आपको वाइब्रेट करता है, यानी टू एंड फ्रो या फिर कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ, जब उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं यानी कि वाइब्रेट करते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है कैसे हम उसको सुनते हैं, तो आपको पता है जो भी डिफरेंट टाइप की साउंड्स आते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू, तो क्या होते हैं कि वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जो हमारे साउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो वेव लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। और जो हमारे कान के पास जो होता है सबसे आउटर ईयर, जिसको हम बोलते हैं पिन्ना, पिन्ना के पास साउंड जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी ईयर कैनाल होती है, ईयर कैनाल से होते हुए जो साउंड होता है ट्रेवल करते हुए पहुंच जाता है हमारे ईयर ड्रम के पास। ठीक है, ईयर ड्रम में क्या होता है कि जो ये साउंड होगा वो हमारा वाइब्रेट करेगा, देन इसको भेज दिया जाता है हमारे मिडल ईयर में। मिडल ईयर जो होता है हमारा वो 3 बोन से मिलकर बना होता है। एक तो मैलस होता है, दूसरा इनकस होता है और तीसरा हमारा स्टेपिस होता है। तो साउंड मैलस से होते हुए इनकस, इनकस से होते हुए स्टेपिस में ट्रेवल कर जाता है। इसके बाद जो साउंड्स होता है वो हमारे इनर ईयर में पहुंचता है। इनर ईयर में एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉकलिया, और इस कॉकलिया के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इससे हमारी ऑडिटरी नर्व जुड़ी हुई होती है जो साउंड को हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करवाती है और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है। तो इस तरीके से ह्यूमंस में क्या होते हैं कि हम साउंड को परसीव करते हैं और साउंड को कैसे हम लोग सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर बात करें हाउ डू वी हियर साउंड। ठीक है, हाउ डू वी हियर साउंड। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले बेटा कि हम लोग साउंड को कैसे सुनते हैं। ठीक है, हाउ डू वी हियर साउंड, साउंड को हम कैसे सुनते हैं। तो जो भी हमारा साउंड है सबसे पहले ये हमारा जाता है ईयर पिन्ना के पास। ठीक है, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना क्या काम करेगा बेटा कि इस साउंड को परसीव करेगा, रिसीव करेगा, फिर इसको भेज दिया जाएगा हमारे ईयर कैनाल के पास। ठीक है, अब इसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, ईयर कैनाल के पास, और ईयर कैनाल से होते हुए इस साउंड को भेज दिया जाता है किसके पास, ईयर ड्रम के पास। देखिए ईयर ड्रम एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे जो साउंड होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ईयर ड्रम क्या करता है, यहाँ पे साउंड जो होता है वो हमारा वाइब्रेट करता है। और ये तीनों जो थे हमारे वो किसके पार्ट है, तो ये है हमारे आउटर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर के पास 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ईयर पिन्ना जो कि साउंड्स को परसीव करता है, फिर इस साउंड को भेज दिया जाता है ईयर कैनाल के पास, ईयर कैनाल से होते हुए इस साउंड को भेज दिया जाएगा हमारे ईयर ड्रम के पास। अब क्या होता है, इस साउंड को हम भेजेंगे मिडल ईयर के पास, जिसमें क्या होते हैं 3 टाइप्स की बोन पाई जाती है। सबसे पहले ये साउंड जाएगा हमारे मैलस में। ठीक है, मैलस से होते हुए इस साउंड को ट्रेवल करा दिया जाएगा कहाँ पे, तो इनके इनकस के पास हो जाएगा, मैलस इनकस, और इससे होते हुए इसको भेज दिया जाएगा किसके पास, स्टेपिज के पास। तो ये जो मैलस है, इनकस है एंड स्टेपिज होता है, ये हमारे क्या होते हैं, मिडल ईयर के पार्ट्स हैं। कौन से ईयर के पार्ट्स हो जाएंगे बेटा, मिडल ईयर। जो हमारा मिडल ईयर होता है उसमें 3 टाइप्स की बोन्स पाई जाती है। एक तो मैलस है, दूसरा इनकस है, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्टेपेज हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस साउंड को ट्रेवल करा देंगे किसके पास, इनर ईयर के पास। इनर ईयर में हमारा क्या पाया जाएगा, कॉकलिया पाया जाएगा। अगर हम इस कॉकलिया की बात करें तो कॉकलिया जो होता है एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब इस कॉकलिया से जुड़ा होता है हमारा ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, इस कॉकलिया से हमारा क्या जुड़ा होगा, ऑडिटरी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स पाई जाएंगी। और ये जो बेटा ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो क्या काम करेंगी, ऑडिटरी नर्व्स जो है साउंड को लेकर के जाएंगी और कहाँ पे भेज देंगी, ब्रेन के पास। अब जो ब्रेन है हमारा वो हमारा इंटरप्रेट करेगा, साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो था हाउ डू वी हियर साउंड, साउंड को हम कैसे सुनते हैं, तो जो भी हमारे सराउंडिंग चीजें थी उस क्या होंगे कि जो भी साउंड है वो हमारा ईयर पिन्ना क्या करेगा, उसको परसीव करेगा। इसके बाद इसको भेज दिया जाएगा हमारे ईयर कैनाल के पास।
ईयर कैनाल से होते हुए साउंड ट्रेवल कर जाएगा ईयर ड्रम के पास। अब ईयर ड्रम में क्या होता है कि जो साउंड होते हैं वो हमारे वाइब्रेट करेंगे, फिर इसको भेज दिया जाएगा हमारे मिडल ईयर के पास। जो हमारा मिडल ईयर होता है उसमें 3 तरीके की बोन्स पाई जाती है, एक तो मैलस होता है, दूसरा इनकस होता है और तीसरा हमारा स्टेपिज पाया जाता है। ठीक है, तो साउंड मैलस से होते हुए इनकस, इनकस से होते हुए इसको भेज दिया जाता है स्टेपिज के पास, स्टेपिज से होते हुए साउंड को भेज दिया जाएगा हमारे इनर ईयर के पास, और इनर ईयर में क्या पाया जाता है, हमारा कॉकलिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉकलिया होता है बेटा, ये एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे फ्लूइड भरे हुए होते हैं, और इससे हमारी कई तरीके की नर्व जुड़ी होती है। एक नर्व है जिसका नाम होता है ऑडिटरी नर्व्स। इसका नाम जो है ऑडिटरी नर्व्स इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऑडियो यानी साउंड को ले जाने वाली, ट्रांसमिट करने वाली नर्व्स थी, इस वजह से इस नर्व्स का नाम क्या रखा गया, ऑडिटरी नर्व्स। अब ये ऑडिटरी नर्व से होते हुए इसको भेज दिया जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करता है, इसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था हाउ डू वी हियर साउंड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आप इस सारे पार्ट्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो सबसे पहले आउटर ईयर था उसके 3 ही पार्ट थे, ईयर पिन्ना था, उसके बाद ईयर कैनल था, ईयर ड्रम था, मिडल में आपका था। ठीक है, मिडल में आपके 3 बोन थे, एक तो मैलस था, दूसरा इनकस था, तीसरा हमारा स्टेपिस था। अब यहाँ पे हम लोग इनर ईयर देख रहे हैं कि इनर ईयर हैज कॉकलिया। जो हमारा इनर ईयर है उसके पास कॉकलिया होते हैं जो कि कॉइल लाइक ट्यूब होती है और जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे लिक्विड भरे हुए होते हैं। इट हैज ऑल्सो नर्व सेल्स विच आर कनेक्टेड टू एन ऑडिटरी नर्व्स दैट टेक्स द सिग्नल टू द ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा जो ये इनर ईयर होता है, इनर ईयर में हमारे कॉकलिया पाया जाता है, और ये जो कॉकलिया होता है ये कॉइल लाइक घूमने वाले से संरचना होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा फ्लूइड भरा हुआ होता है और इससे कई सारी नर्व जो होती है हमारी जुड़ी हुई होती है, और इसमें से एक मेन जो नर्व है जिसका नाम है ऑडिटरी नर्व्स, और ऑडिटरी नर्व साउंड को क्या करती है, वो ट्रांसमिट कर देती है हमारे ब्रेन के पास। आप कह रहे हैं यहाँ पे द साउंड वाइब्रेशंस रिसीव्ड बाय द कॉकलिया सेट द फ्लूइड इन इट इन द मोशंस व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट्स द नर्व सेल्स। आप कह रहे हैं द साउंड वाइब्रेशंस रिसीव्ड बाय कॉकलिया सेट। अब बेटा जो कॉकलिया ने साउंड को रिसीव किया है वो हमारा वाइब्रेट करेगा द फ्लूइड इट इन द मोशन। अब जो फ्लूइड इसके अंदर है, ठीक है, उसी के अंदर साउंड्स हमारे क्या करेंगे, मोशन में आ जाएंगे, यानी कि मूव करेंगे, which in turn stimulate the nerve cells। अब जैसे वो मूव करेंगे तो हमारी नर्व सेल्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करा देंगे, एंड नर्व सेल्स पासेस द साउंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स। अब जो हमारी नर्व सेल्स है वो सिग्नल भेजेंगे ऑडिटरी नर्व्स के पास, और ऑडिटरी नर्व्स क्या करेगा कि साउंड को ट्रांसमिट कर देगा हमारे ब्रेन के पास। ये 3 semicircular canal present in inner ear are for balancing the body and not for hearing। अब देखो जो बेटा हमारा इनर ईयर होता है, इनर ईयर के पास 3 सेमी सर्कुलर, ठीक है, नर्व्स भी पाई जाती है जिनका काम क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है कि बॉडी का बैलेंस बना के रखना। इनका काम जो है कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है कि साउंड में या हियरिंग में। ठीक है, जो सेमी सर्कुलर कैनल जो पाई जाती है वो हमारे इनर ईयर में पाई जाती है, जिसका केवल और केवल काम होता है बॉडी का बैलेंस बना के रखना। इनका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल जो है सुनने में नहीं होता है। देखिए पासेस ऑफ साउंड वाइब्रेशन इन द ईयर। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया पिन्ना में साउंड जाएगा, पिन्ना से होते हुए ईयर कैनल, ईयर कैनल से होते हुए ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम से होते हुए आपका पहुंच जाएगा, ये थे हमारे आउटर ईयर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटर ईयर। आउटर ईयर के पास हमारे 3 पार्ट्स थे, पिन्ना है, ईयर कैनल है और ईयर ड्रम है। सबसे पहले साउंड जाएगा पिन्ना, पिन्ना से होते हुए ईयर कैनल, ईयर कैनल से होते हुए ईयर ड्रम, ईयर ड्रम में साउंड हमारा वाइब्रेट करेगा। अब इस साउंड को भेज दिया जाएगा हमारे मिडल ईयर, जहाँ पे 3 तरीके के बोन्स है। सबसे पहले साउंड ट्रेवल करेगा हमारे मैलियस में। अब इसके बाद क्या होगा, मैलियस से होते हुए पहले आपका इनकस बेटा आएगा, फिर हमारा स्टेपिस आएगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया है। अब ये चला जाएगा कॉकलिया के पास। किसके पास जाएगा, कॉकलिया के पास। कॉकलिया एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब ये नर्व सेल्स इन द कॉकलिया, कॉकलिया के अंदर हमारी कई सारी नर्व सेल्स होती है, जिनमें से एक नर्व सेल्स है जिसका नाम है ऑडिटरी नर्व्स। अब ये ऑडिटरी नर्व्स क्या करेंगे, साउंड को ट्रांसमिट कर देगी किसके पास, ब्रेन, और ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करके रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कौन सा साउंड है।
तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था कैसे किसके थ्रू पास हो रहा है साउंड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमारा आउटर ईयर आएगा, ठीक है। आउटर ईयर के पास हमारे 3 पार्ट्स है। सबसे पहले ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना से होते हुए ईयर कैनाल, ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम, ईयर ड्रम में साउंड हमारा वाइब्रेट करता है। फिर इसको भेज दिया था हमारे मिडल ईयर के पास। मिडल ईयर के पास हमारे 3 पार्ट्स है, 3 तरीके की बोन से मिलकर बना है। सबसे पहले साउंड भेजा जाएगा मैलियस, मैलियस से होते हुए इनकस, इनकस से होते हुए स्टिपेस। अब इस साउंड को भेज दिया जाएगा इनर ईयर के पास। इनर ईयर में हमारा कॉक्लिया पाया जाता है, जो कि एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा फ्लूइड फिल होता है और इससे हमारी ऑडिटरी नर्व्स जुड़ी हुई होती है जो साउंड को ट्रांसमिट कर देती है हमारे ब्रेन के पास। अब बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू अ साउंड वेव, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले बेटा कि साउंड वेव से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स कि क्या कौन कौन से टर्म्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। तो सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू अ साउंड वेव आर एज फॉलोज। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे एम्पलीट्यूड। भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होती है। इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मेन पोजीशन। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की तो आप सबको पता है कि भाई जो साउंड है वो हमारे वेव के फॉर्म में क्या करता है कि वेव के फॉर्म में हमारा ट्रेवल करता है, ठीक है। सबको पता है कि साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। अब एक वेव आपका ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे यहाँ पे होकर के आपका वन वेव जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यानी एक ऑसिलेशन आपका हो गया है। तो यहाँ पे से यहाँ तक ये जो मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी इस मेन पोजीशन से लेकर के इस एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी यही हमारा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मेन पोजीशन, यानी ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों साइड में जो भी साउंड वेव्स है उसकी मीन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जितना ज्यादा ये ऊंचाई तक जाएगा उतना ही हाई इसका एम्पलीट्यूड होगा। और एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है आपके, मतलब जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही साउंड में क्या होगी, लाउडनेस पाई जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है बेटा कि इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, यानी कोई भी साउंड वेव से उसकी मेन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड। तो आई होप ये जो एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे भाई ऑसिलेशन क्या होता है, इट इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वेव अबाउट इट्स मेन पोजीशन। यानी यहाँ पे ये कह रहे बेटा कि कोई भी क्या कह रहे हैं कि इट इज कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वेव अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कोई भी मीन पोजीशन है वहां से एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो साउंड हमारा होता है वो हमारा मूव करता है, ठीक है, यानी वेव की फॉर्म में हमारा क्या करता है, साउंड हमारा ट्रेवल करता है। तो कह रहे इट इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वेव अबाउट इट्स मेन पोजीशन, मतलब इसकी जो मेन पोजीशन से है, ठीक है, यानी वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसका एक मतलब मोशन का जो वेव वो कंप्लीट करने के लिए। अब मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे जाकर के इसका क्या हुआ, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे आपका ऑसिलेशन नंबर 2 हो गया, यहाँ पे ऑसिलेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। इफ अ वेव स्टार्ट फ्रॉम ए, मान लीजिए कोई वेव है जो कि ए से स्टार्ट होता है, इट कंप्लीट टू फुल वेव एट सी, तो वो अपना कंप्लीट जो है वेव कहाँ पे कंप्लीट करेगा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसका ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक बार क्या होगा अपनी मेन पोजीशन से ऊपर फिर नीचे, तो वहां पे क्या हुआ कि एक ऑसिलेशन उसका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बेटा कोई भी वेव है जब वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी, यानी कि सी पे जब वो पहुंचेगा उसका वेव तब उसका वन ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। Making one oscillation, it can also be called as one vibration, और इसको हम one vibrations भी बोल सकते हैं, यानी oscillation is also known as vibration, यानी एक बार ये ऊपर गया एक बार नीचे गया, यहाँ पे one oscillation हुआ है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी कितना हुआ है, यहाँ पे 1 हुआ है।
अब पढ़ेंगे बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना समय लग रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, टाइम पीरियड बोलेंगे। इट इज अ टाइम टेकन बाय अ वेव टू अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी वेव को वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना समय लग रहा है वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। It is denoted by capital T and is measurement in seconds। ठीक है, जो ये टाइम पीरियड होता है उसको हम कैपिटल टी से डिनोटेड करते हैं और इसको मेजर किस में करते हैं, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी सेकंड होती है। तो आई होप जो तीनों कॉन्सेप्ट थे, एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी क्या होती है कि मैक्सिमम मेन पोजीशन से जब साउंड वेव की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारा कहलाएगा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा ऑसिलेशन, यानी कोई भी जो है साउंड से, ठीक है, वो क्या कर रही है कि इट इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, यानी एक वेव में एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन जहां पे वो कंप्लीट करती है वो उसका ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑसिलेशन को हम लोग वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी ऑसिलेशन जो है ए से स्टार्ट होता है तो उसका जो कंप्लीट ऑसिलेशन होगा, वन ऑसिलेशन, वो आपका सी पे स्टार्ट होगा, यानी एक बार वो ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा, इस तरीके से आपका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बेटा टाइम पीरियड की, यानी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना उसको समय लग रहा है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड होता है उसको कैपिटल टी से डिनोटेड किया जाता है। और अगर उसकी मेजरमेंट की बात करें किसमें हम मेजर करेंगे तो उसको मेजर करते हैं सेकंड में। अब पढ़ते फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो इट इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकेंड। यानी क्या कह रहे बेटा कि इट इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जो साउंड वेव है कितनी बार हमारा वाइब्रेट करता है वो कहलाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बनाए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो मान लीजिए इसको कंप्लीट करने में इसको लग रहा है 1 सेकेंड। कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इसने कितनी बार ऑसिलेशन किया है, कितने टाइम्स इसने वाइब्रेशन किया है, वही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं ए है, फिर ये आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया और तीसरा यहाँ पे हो गया। यानी एक सेकेंड में इसने 3 टाइम्स टू एंड फ्रो मूव किया है, 3 टाइम्स इसका वाइब्रेशन है, 3 टाइम्स इसका ऑसिलेशन है। यही क्या कहलाएगा बेटा? आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यही कह रहे हैं कि इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। कोई भी वेव है वो एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन करता है वो उसका कहलाएगा क्या? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, कह रहे इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ एंड इज मेजर इन हर्ट्ज। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसको हम डिनोटेड करते हैं स्मॉल एफ से, और अगर हम बात करें इसको मेजर किस में करेंगे तो इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी कितनी बार जो आपका ऑसिलेशन है और नीचे आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। कह रहे कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड रिलेटेड टू द लाउडनेस व्हाइल द फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द पिच ऑफ द साउंड। क्या कह रहे बेटा कि जो हमारा एम्पलीट्यूड था, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारी लाउडनेस पे। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके आपका वन वे जो है ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया? 2 ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें बेटा तो इसमें जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा किसी भी वेव का उतना ही क्या होगी कि आवाज में लाउडनेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाउडनेस डिपेंड करता है हमारे एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। जितना ज्यादा वेव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही तेज साउंड प्रोड्यूस होगा। फिर कह रहे हैं यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है बेटा हमारे पिच पे, यानी जितनी बार वाइब्रेशन होगा, ठीक है, जितनी बार क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही, अगर बात करें इसकी पिच की, तो उतनी ही हाई पिच हो जाएगी। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था फ्रीक्वेंसी का और जो आपका एम्पलीट्यूड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हाई पिच होगा, उतनी आवाज में शिलनेस पाई जाती है। जितना लो पिच होगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर कम है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अगर कम है, तो पिच कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा, और इसमें आवाज में क्या हो जाएगा? भारीपन पाया जाएगा। अगर हम बात करें बेटा एम्पलीट्यूड की, जितना ज्यादा वेव की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी
उतना ही तेजी के साथ साउंड प्रोड्यूस होगा। मतलब कह सकते हैं जितना हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही हाईएस्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये आपको एक साउंड वेव्स थे, आपको पता है साउंड जो होते हैं हमारे वेव के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ से लेकर यानी मीन पोजीशन से लेकर के, ये जो मीन पोजीशन वो Q और जो एक्सट्रीम पोजीशन वो P है। तो मीन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही कहलाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। अब जितना ज्यादा इस जिसका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही जो क्या हो जाएगी, लाउडनेस हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लाउडनेस जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, लाउडनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ऊपर भी आपका ये भी क्या हो जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगी। तो ये था आपको अगर हम बात करें यहाँ पे ऑसिलेशन की, तो आपने ऑसिलेशन की बात अभी तो यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा कि ठीक है कि जो साउंड वेव से उसके जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कहलाएगी एम्पलीट्यूड। जितना हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा उतनी तेज साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। आप पढ़े बेटा यहाँ पे ऑसिलेशन, क्या पढ़े यहाँ पे हम लोग, ऑसिलेशन पढ़े, यानी एक साउंड वेव्स। ठीक है, एक साउंड वेव को कंप्लीट करने में, ठीक है, जो एक साउंड वेव कंप्लीट जहां पे होगा वही उसको ऑसिलेशन हो जाएगा। यानी वन टू एंड फ्रो मोशन ही क्या है, आपको ऑसिलेशन है। तो यहाँ पे यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या हो गया कि वन ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की बीच की डिस्टेंस ए से लेकर सी तक की आपकी क्या हो जाएगी, ऑसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, वन ऑसिलेशन। अब वही हम बात करें सी से लेकर के यहाँ पे जो आपका पहुंचेगा सी डी एंड ई। ठीक है, सी से लेकर ई तक के यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन ये दूसरा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड एंड ऑसिलेशन का जो कॉन्सेप्ट था आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम लाउडनेस एंड पिच। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लाउड। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे लाउडनेस एंड पिच के बारे में कि भाई लाउडनेस क्या है और पिच क्या है। ठीक है, कह रहे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। जितना हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड क्या होगी, लाउड होगी। जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अ साउंड इज लाउडर व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इज लार्ज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउंड आपकी लार्जर तब होगी जितना ज्यादा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो साउंड की जो लाउडनेस होती है बेटा वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड में। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही तेज क्या हो जाएगी, साउंड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक हम बना रहे हैं, ठीक है, साउंड वेव्स है। ठीक है, और एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका साउंड वेव है तो यहाँ मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बेटा यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाउडनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड वेव्स के बीच का जो एम्पलीट्यूड है वो हाईएस्ट है। अगर वही बात करें तो इन दोनों के बीच की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो काफी कम है। इस वजह से यहाँ पे जो लाउडनेस होगा वो क्या हो जाएगा कि एक ही कंपैरिजन में यहाँ पे लाउडनेस क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है कि जो लाउडनेस है साउंड की वो डिपेंड करता है बेटा एम्पलीट्यूड पे। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी आवाज में क्या होगी, लाउडनेस पाई जाएगी। वही अगर बात करें कि लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है, लाउड साउंड क्या होता है और सॉफ्ट साउंड के बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो क्या बेटा साउंड वेव हैज हायर एम्पलीट्यूड। जैसे कि आपने पढ़ा कि लाउड साउंड तब होगा जब एम्पलीट्यूड आपका हायर होगा। कि साउंड वेव कैरीज मोर एनर्जी। ठीक है, लाउड साउंड क्या होता है, जब आप ज्यादा एनर्जी के साथ आप बोलते हो, ज्यादा एनर्जी को कैरी करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगी कि जो साउंड होगा वो आपका लाउड होगा। फॉर एग्जाम्पल लॉयंस रोअर। ठीक है, जब शेर दहाड़ता है तो उसका जो बेटा साउंड वेव्स होता है उसमें हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पाया जाता है। इस वजह से उसका साउंड जो होता है तेज होता है, इसके साथ साथ वो ज्यादा एनर्जी को कैरी करता है। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है कि आवाज क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो लाउडनेस ऑफ साउंड दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो एनर्जी पे, जब ज्यादा एनर्जी कैरी होगी लाउड साउंड होगा। दूसरा आपका एम्पलीट्यूड है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड कैसी होगी, लाउडर होगी। अगर हम बात करें बेटा सॉफ्ट साउंड की तो यहाँ पे साउंड
वेव हैज लोअर एम्पलीट्यूड, जब साउंड वेव में जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा तो आवाज आपकी सॉफ्टर होगी। इसके साथ साथ साउंड वेव कैरीज लेस एनर्जी, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। लाउड साउंड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही तेज साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ जितना ज्यादा एनर्जी को कैरी करेगा उतना ही तेजी के साथ साउंड प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल लॉयंस रोअर, यानी जब शेर दहाड़ता है तो उसका जो साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो काफी हायर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है साउंड आपको तेजी के साथ सुनाई देता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो ज्यादा एनर्जी को कैरी भी करता है। अगर हम बात करें सॉफ्टर साउंड की तो इसमें हमारा एम्पलीट्यूड कम होगा और ये लेस एनर्जी को कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल चर्पिंग ऑफ अ बर्ड, जब चिड़िया चहचहाती हैं तो आप देखते हैं इनका जो साउंड होता है वो सॉफ्टर होता है, क्योंकि इनकी जो एम्पलीट्यूड होती है वो मैक्सिमम ना होकर के मिनिमम होती है और ये लेस एनर्जी को कैरी करते हैं। इस वजह से इनकी आवाज कैसी होती है, सॉफ्टर होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बेटा एम्पलीट्यूड है वो आपका कैसा है, हाइयर है, तो यहाँ पे साउंड भी कैसा हो जाएगा, लाउडर साउंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो लेस है और लोअर एम्पलीट्यूड होने की वजह से यहाँ पे जो साउंड होगा वो सॉफ्टर हो जाएगा। ये केस था हमारा लॉयन रोअर का। ठीक है, लॉयंस रोअर, जब शेर दहाड़ता है तो उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है और एनर्जी ज्यादा कैरी करता है। ठीक है, इस वजह से उसकी आवाज में लाउडनेस होती है। वही ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जब हमारी चिड़िया चहचहाती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, बर्ड्स जब हमारी चर्पिंग करती है तो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो लेस होता है और लेस एनर्जी को कैरी करते हैं। इस वजह से इनकी जो आवाज होती है वो सॉफ्टर होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हाइयर एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड, लोअर एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। ठीक है, यहाँ पे लाउडर द साउंड, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइयर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, लोअर, जब अगर आपका क्या है कि हाइयर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है, साउंड में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडर द साउंड, साउंड कैसा हो जाएगा, लाउडर हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि लोअर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, जब आपका साउंड का एम्पलीट्यूड कम होगा तो उस केस में क्या होगा कि मोर फीबल द साउंड, साउंड कैसी होंगी, काफी फीबल होंगी, यानी सॉफ्ट साउंड आपको प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि हाइयर एम्पलीट्यूड लाउडनेस द साउंड, ठीक है, लोअर एम्पलीट्यूड फीबल द साउंड, यानी साउंड आपका सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ लॉयंस रोअर इज लाउड व्हाइल द साउंड ऑफ अ बर्ड इज फीबल, जो शेर दहाड़ रहा है वो लाउडर साउंड है यानी हाइयर एम्पलीट्यूड है। वही चर्पिंग ऑफ जो बर्ड्स है वो फीबल साउंड है, सॉफ्टर साउंड है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो आपका कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो लाउडनेस है उसका संबंध क्या एम्पलीट्यूड से है या फिर नहीं है। ठीक है, फॉर दिस एक्टिविटी टेक अ पिंग पोंग बॉल, अ ड्रम एंड अ ड्रम स्टिक। क्या करना है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक पिंग पोंग बॉल लेना है और आपको एक ड्रम लेना है। ठीक है, एंड ड्रम स्टिक, तीन चीजें आपको चाहिए। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है कि एक ड्रम लिया है, ये आपका एक पिंग पोंग बॉल हो गई, आपकी ड्रम स्टिक हो गई। अब यहाँ पे भी आपने क्या किया कि बॉल जम्प्स हाई, यहाँ पे फिर क्या किया आपने मतलब वही ड्रम लिया है। ठीक है, यहाँ पे पिंग पोंग बॉल है और ये आपने स्टिक, आपकी ड्रम स्टिक। जैसे आप क्या करते हो कि ड्रम स्टिक को आप इस करोगे तो क्या होगा, जब आप तेजी के साथ उसको स्ट्राइक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बॉल होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और जितना ज्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही, जितनी ज्यादा इसकी एम्पलीट्यूड होगी उतना ही तेजी के साथ क्या होगा, साउंड सुनाई देगा। वही आपने ड्रम स्टिक को नॉर्मली अगर किया तो ये जो पिंग पोंग बॉल होगा ये कम ही डिस्टेंस को कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा, इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और इस कंडीशन में जो आपको साउंड सुनाई देगा वो क्या होगा, फीबल होगा, थोड़ा सा फेंट होगा इसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे कि प्लेस अ पिंग पोंग बॉल ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ अ ड्रम। ठीक है, नाउ बीट द ड्रम विद द हेल्प ऑफ अ ड्रम स्टिक एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। कह रहे बेटा कि आप एक ड्रम स्टिक की मदद से पिंग पोंग बॉल रख करके उसको स्ट्राइक करिए। जब आप इसको स्ट्राइक करेंगे तब आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, you will observe that the ping pong ball going up and down,
तो जो जैसे आपने ड्रमस्टिक को मेम्ब्रेन पे क्या किया कि आपने स्ट्राइक किया, तो जो ये पिंग पोंग बॉल था वो ऊपर नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। नाउ बीट द ड्रम हार्डर एंड ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है बेटा कि आप ड्रम को हार्डली तेजी के साथ आप इसको स्ट्राइक करिए। यू विल ऑब्जर्व दैट एज यू बीट हार्डर यू हियर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू हियर अ लाउडर साउंड एंड द बॉल जम्प्स हाइयर। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया, ड्रम ए पे आपने पिंग पोंग बॉल को रखा, ड्रम से नॉर्मली आपने स्ट्राइक किया, तो आपने देखा जो पिंग पोंग बॉल था वो ऊपर नीचे उछलना स्टार्ट कर दिया। फिर आपको क्या करना है कि आप उसमें क्या करेंगे, आप उसको हार्डली स्ट्राइक करिए। जैसे आप मेम्ब्रेन को हार्डली स्ट्राइक करते हो तो उस केस में क्या देखोगे, जो आपका पिंग पोंग बॉल है वो हाईएस्ट डिस्टेंस का कवर करेगा। ठीक है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हाईएस्ट होगी, यानी एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है उसका, हाई हो रहा, और इस केस में साउंड भी आपको तेजी के साथ सुनाई देगा। तो यहाँ पे ये कह रहे बेटा, दिस इज बिकॉज व्हेन यू बीट हार्डर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप हार्डली बीट करते हैं, द ड्रम गिव्स अ लाउडर साउंड एंड द बॉल जम्प्स हायर ड्यू टू हायर एम्पलीट्यूड। बेटा ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप इसको क्या करते हो कि हार्डली आप उसको स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, आपको तेजी के साथ साउंड सुनाई देगा, और जो पिंग पोंग बॉल थी वो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट मतलब ज्यादा दूरी तक वो जंप करेगा। कह रहे इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ये जो एक्टिविटी हमने की ड्रम और ड्रमस्टिक एंड पिंग पोंग बॉल की मदद से, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि दिस एक्टिविटी शोज दैट लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड आर रिलेटेड। जो बेटा लाउडनेस है और जो एम्पलीट्यूड है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जितना ज्यादा बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड हो रहा है उतना ही तेजी के साथ साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जितनी ही पिंग पोंग बॉल कम डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड कम है, उतना ही आवाज में क्या हो रही है कि फीबल साउंड हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो किससे रिलेटेड है, लाउडनेस से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहे कि ऑल्सो लाउडर द साउंड हायर इट्स एम्पलीट्यूड, यानी जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ही तेजी के साथ साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देख रहे पिच और शिलनेस की बात हो रही है कि भाई पिच और शिलनेस क्या होते हैं। द स्पीड ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंड एज द पिच और शिलनेस ऑफ साउंड। यहाँ पे क्या कह रहे बेटा कि द स्पीड ऑफ वाइब्रेशंस डिटरमाइंस द पिच और शिलनेस ऑफ साउंड। जो वाइब्रेशंस का जो स्पीड होता है वो डिपेंड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी ज्यादा उसकी आवाज में शिलनेस है या कितनी ज्यादा उसकी पिच है। कह रहे कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी दैट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। यानी जो साउंड का पिच है वो डिपेंड करता है बेटा वाइब्रेशंस पे कि एक सेकंड में कितनी ज्यादा वो ऑब्जेक्ट है वो कितनी टाइम्स वो वाइब्रेट कर रही है। जितना ज्यादा उसका वाइब्रेशंस होगा एक सेकंड के अंदर अंदर, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मतलब वहां पे पिच भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी हाई पिच होगी, और जितनी ज्यादा पिच हाई होगी उतनी आवाज में शिलनेस पाई जाएगी। ये द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, यानी जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो हमारी हर्ट्ज होती है। हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस हायर पिच और शिलनेस साउंड। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा यानी एक सेकंड में जितना ज्यादा उसका वाइब्रेशन होगा उतना ही हाई पिच होगा, और जितना हाई पिच होगा उतनी आवाज में शिलनेस पाई जाएगी, यानी पतली आवाज होगी। लोअर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसर्स, अगर फ्रीक्वेंसी कम है बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, लो पिच साउंड, यानी साउंड कैसा होगा, यहाँ पे पिच क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साउंड पिच के बारे में कि हाई पिच साउंड एंड लो पिच साउंड के बारे में। साउंड वेव हैज हायर फ्रीक्वेंसी। अब देखो बेटा हायर पिच साउंड तब होगा जब साउंड वेव के पास हायर फ्रीक्वेंसी होगी, ज्यादा जितनी ज्यादा वो वाइब्रेशन करेगा उतनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मतलब जितना ज्यादा वो वाइब्रेशंस करेगा उतनी इसकी फ्रीक्वेंसी और उतना हायर उसका पिच हो जाएगा। कह रहे मोर वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड एक सेकेंड में वो जितनी ज्यादा वाइब्रेशन करेगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, उसकी पिच हो जाएगी, हाई पिच हो जाएगी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, साउंड ऑफ अ विशल। ठीक है, जो सीटी है, सीटी को जो आप बजाते हो तो इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस काफी ज्यादा होता है, इस वजह से इसमें पिच हाई होने की वजह से उसमें शिलनेस पाई जाती है। इसके साथ साथ विमेन्स वॉइस, आप औरतों की आवाज को देखते हैं आप उनमें शिलनेस होता है क्योंकि हाई पिच पाई जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या होता है, ज्यादा होता है।
क्राइंग ऑफ अ बेबी, जब बच्चा रोता है तो उसमें भी क्या होता है बेटा कि उसकी पिच हाई होती है, इस वजह से क्या होता है कि पिच हाई होने जैसे उसकी आवाज में श्रिलनेस पाई जाती है। तो हाई पिच के 3 केस आपने देखे कि इसमें जो साउंड वेव्स हमारे होंगे, ठीक है, साउंड वेव्स में फ्रीक्वेंसी ज्यादा पाई जाएगी, पर सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज्यादा पाए जाएंगे। अगर वही बात करें लो पिच की, तो साउंड वेव हैज लोअर फ्रीक्वेंसी, इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, साउंड वेव में फ्रीक्वेंसी हमारी कम पाई जाती है, इसमें वाइब्रेशन भी पर सेकेंड में कम पाए जाएंगे। एग्जाम्पल में साउंड ऑफ अ ड्रम, यानी ड्रम का साउंड, ठीक है। इसके अलावा मैंस वॉइस हो गया, बार्किंग ऑफ अ डॉग, ये सब में क्या होती है, लो पिच होती है, इस वजह से इनकी आवाज में थोड़ा सा बास पाए जाते हैं, यानी श्रिलनेस कम होती है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हाई पिच, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना ही पिच क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी आपकी 1 सेकंड में 10 हर्ट्ज है, मतलब यहाँ पे देखो 1 सेकंड में कितनी बार, तो इसने 1 से लेकर 10 टाइम्स जो है इसका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मोर है, इस वजह से पिच भी क्या हो जाएगी, हमारी पिच क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और ये क्या है, विसल जो है, जो सीटी जब बजाते हैं तो इसकी जो पिच होती है वो काफी हाई होती है। वही अगर बात करें ड्रम की, तो आपने देखा 1 सेकंड में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 टाइम इसने वाइब्रेट किया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है, और इस वजह से इसकी जो ठीक है इसकी जो पिच होगी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, और वैसे ही क्या हो जाएगा, पिच भी हमारी काफी कम हो जाएगी। तो कह रहे 1 हर्ट्ज, यहाँ पे 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 ऑसिलेशन पर वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी 1 बेटा यहाँ पे 1 हर्ट्ज का मतलब यही है कि 1 सेकेंड में वो जो साउंड वेव है 1 टाइम उसने वाइब्रेट किया है। यहाँ पे 10 हर्ट्ज का ये मतलब है कि 1 सेकेंड में जो विजल का जो साउंड वेव था उसने 10 टाइम्स वाइब्रेट किया है, ठीक है। अब पढ़े यहाँ पे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में। तो जो ऑडिबल वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना, ऑडियो प्लस एबल, यानी ऐसे साउंड जिसको हम सुन सकते हैं वो हमारे ऑडिबल साउंड होते हैं, और ऐसे साउंड जिनको हम सुन नहीं सकते वो हमारे इनऑडिबल साउंड्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब ह्यूमन ईयर्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज रेंजिंग फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो हमारे कानों का जो रेंज है जहां तक की चीजों को हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की चीजों को हम सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज के नीचे है, ठीक है, तब भी उस साउंड को हम नहीं सुन सकते, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो भी उस साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते। तो ह्यूमन ईयर्स का जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज का होता है। ये दिस रेंज आर कॉल ऑडिबल साउंड, और इस रेंज को हम सुन सकते हैं, इस वजह से इस रेंज को हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड्स बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक आता हमारे इनऑडिबल साउंड्स बेटा, जिसको हम सुन नहीं सकते। तो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी है और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो उस साउंड को हम लोग हियर नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते, इसलिए इस साउंड को हम क्या बोलेंगे, इनऑडिबल साउंड्स बोलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स, ये हमारे इनऑडिबल साउंड्स में आ जाएंगे। देखिए बेटा यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेकर के, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज को हम लोग सुन सकते हैं, यानी हमारे ऑडिबल साउंड में। अब बात करें जो 20 हर्ट्ज से वैल्यू है, 20 हर्ट्ज से कम है, वो हमारे किस में आ जाएंगे, इंफ्रा साउंड में आते हैं। देखो सबसे पहले आई आता है, ठीक है, तो 20 हर्ट्ज वाला 20 हर्ट्ज से जो कम है वो इंफ्रासोनिक हो जाएगा, और 20,000 के बाद जो आएगा वो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे, आपका आई लेटर पहले आ रहा है, यू बाद में आ रहा है, तो 20 हर्ट्ज से जो पहले है वो इंफ्रासोनिक साउंड है, और 20,000 हर्ट्ज के बाद का जो साउंड है वो आपको क्या हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंफ्रासोनिक वाले होते हैं उसको एलिफेंट है, डॉल्फिन्स कैन हियर साउंड्स बेलो 20 हर्ट्ज, यानी इंफ्रासोनिक साउंड को कौन सुन सकता है, तो जो हमारी एलिफेंट होती है, जो डॉल्फिन्स होती है, वो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकती है, यानी वो इंफ्रासोनिक में आ जाती है। वही अगर हम बात करें बेटा अल्ट्रासोनिक की, तो जैसे आपके बैट्स हो गया, चमगादड़ है, डॉग्स है, मंकीज है, ये क्या करते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की चीज साउंड्स को भी सुन सकते हैं, यानी वो अल्ट्रासोनिक वेव में हमारे आ जाएंगे। अब आते हैं अल्ट्रासाउंड क्या होता है, ठीक है।
साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है तो वो हमारे अल्ट्रासाउंड कहलाते हैं। वी कैन नॉट हियर द अल्ट्रासाउंड, हम लोग अल्ट्रासाउंड को नहीं सुन सकते क्योंकि जो हमारा ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच का होता है। The ultrasounds are used for medical purposes like scan during pregnancy to check fetus development। ठीक है, अब देखो बेटा अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हम लोग मेडिकल पर्पज से करते हैं कि जब कोई विमेन जो होती है प्रेग्नेंट होती है तो उसकी फीटस का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसको स्कैन करने के लिए, उसकी फीटस का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। या फिर बाकी और भी पेट से या जो भी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वहां पे भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे वो अंदर की चीजों को क्या कर सके, स्कैन कर सके। दे आर ऑल्सो यूज इन सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है फॉर डिटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। भाई जो अंडर वाटर है, पानी के अंदर है, उनको डिस्टेंस का पता लगाने के लिए कि उनसे जो कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई चीज बैरियर तो नहीं करी, मतलब जो भी शिप है उसके पास में तो नहीं आ जा रही कि उससे ठोकर लग जाए, तो इन समय भी वो क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्ट्रा वेव्स का इस्तेमाल करते हैं सोनार में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग। ठीक है, ये आपका क्या है, अल्ट्रासाउंड का वो दिखाया गया कि किस तरीके से ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है और जिसमें क्या होता है कि जो फीटस है उसको स्कैन कर लिया जाता है किस तरीके से ये बच्चे का डेवलपमेंट हो पा रहा है सही से या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज के बारे में कि भाई म्यूजिकल साउंड क्या है और नॉइज क्या है। दोनों तो साउंड ही है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि सम ऑफ द साउंड्स वी आर प्लीजेंट वाइल सम आर अनप्लीजेंट। अब बेटा क्या होता है, कुछ साउंड आपको सुनने में अच्छी लगती है, आपको मजा आता है, अच्छा लगता है सुन करके, यानी प्लीजेंट होते हैं, और कुछ साउंड भी वैसे होते हैं जो हमारे कानों को नहीं अच्छे लगते, अनप्लीजेंट। जैसे कोई भी इंसान है वो हॉर्न बजाए लगातार, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। डीजे की अगर बहुत तेजी के साथ आवाज है तो क्या आपको प्लीजेंट लगता है? वो अनप्लीजेंट। लेकिन वही सॉफ्ट अगर म्यूजिक चल रहा है तो वो आपको बहुत सुनने को अच्छा लगता है। ठीक है, तो दो तरीके की साउंड है, एक तो जो आपको प्लीजेंट लगते हैं और एक आपको अनप्लीजेंट फील कराते हैं। We can categorize these sounds as music and noise। तो यहाँ पे साउंड को दो कैटेगरी में इसी बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया, एक तो म्यूजिक हो गया, दूसरा नॉइज हो गया। जो सुनने को प्लेजेंट लगता है वो म्यूजिक है, जो अनप्लेजेंट लगे वो नॉइज है। अब देखिए म्यूजिक एंड नॉइज में क्या अंतर है, तो साउंड इज मेलोडियस एंड प्लीजेंट टू ईयर्स। देखो ऐसे साउंड जो आपकी मेलोडियस है, जो आपको सुन के अच्छा लगे, जिसको सुन के आपको आनंद मिल रहा हो, खुशी मिल रही हो, वो आपकी क्या हो जाएंगे, म्यूजिक में आ जाएंगे। साउंड इज हार्मोनियस एंड सूदिंग। इसमें साउंड क्या होते हैं, आपके हार्मोनियस होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न्स में जाते हैं इनके वेव्स। ठीक है, तो काफी सूदिंग होती है जिस वजह से हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। साउंड यूजुअली हैज अ रेगुलर और स्मूथ पीरियोडिक पैटर्न। इसमें जो साउंड होगा उसमें एक रेगुलर और पीरियोडिक पैटर्न होता है, इस वजह से ये जो साउंड होते हैं वो सूदिंग लगते हैं और हमें हमारे कानों को अच्छे लगते हैं, ये हमारे म्यूजिक में आ जाएंगे। वही नॉइज की बात करें तो साउंड इज अनप्लीजेंट एंड मीनिंगलेस। इसमें साउंड हमारी अनप्लीजेंट है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है हमारी। ठीक है, साउंड इज चर्टिक एंड इरिटेटिंग। काफी तेजी के साथ साउंड होता है, काफी बास टाइप का, और हमें क्या लगता है, इरिटेटिंग फील होता है, मतलब चिढ़ लगती है, इरिटेट हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, साउंड हैज एन इरेगुलर पैटर्न, और इसमें जो साउंड होंगे उनका जो पैटर्न होगा बेटा वो हमारा इरेगुलर होगा। तो आई होप म्यूजिक एंड नॉइज में आपको क्लियर हो गया, जो म्यूजिक होते हैं वो प्लेजेंट होते हैं, ये हार्मोनियस हो जाएंगे और सूदिंग होते हैं। ठीक है, मेलोडियस होते हैं, एंड इसके साथ साथ जो म्यूजिक होते हैं उसमें जो वेव्स होती है वो एक रेगुलर पैटर्न पे होती है, एक पीरियोडिक एक रेगुलर पैटर्न होता है। वही अगर बात करें कि जो क्या होता है, नॉइज जो होता है, नॉइज जो आपके अनप्लीजेंट होते हैं, जो आपको सुन के इरिटेट कर देते हैं, इसके साथ साथ इनका जो साउंड वेव्स होता है वो क्या होता है कि इरेगुलर होता है। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये आपका म्यूजिक है, तो म्यूजिक में आप क्या देख रहे हो, एक रेगुलर पैटर्न पे इसके वेव्स हमारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या होती है कि हमें प्लीजेंट सा फील कराते हैं। यहाँ पे आप कहीं धीरे, कहीं तेज, कहीं साउंड वेव ज्यादा है, कहीं कम है, तो ये आपके नॉइज होते हैं। ठीक है,
कह रहे कि सिंस प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड्स आर रिलेटेड टू हाउ अ पर्सन परसीव इट। अब ये जो प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड है ये भी डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको परसीव कर रहे हैं। म्यूजिक टू वन पर्सन एनी बी नॉइज टू अदर्स। भाई एक इंसान को म्यूजिक को अच्छा लग सकता है, दूसरे को नॉइज भी लग सकता है। अगर उसको तेजी के साथ बजा रहे हैं तो वो दूसरे इंसान के लिए नॉइज भी फील हो सकता है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड लाउडली मे ऑल्सो साउंड लाइक नॉइज। अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आप उसको काफी तेजी के साथ नॉइजली आप उसको बजा रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी नॉइज हो जाएगा। हेंस परसीविंग साउंड्स एज म्यूजिक एज नॉइज इज रिलेटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे परसीव कर रहा है, उस वे में आपका हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये जो साउंड का कॉन्सेप्ट था आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि साउंड क्या होता है। साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। जब तक वाइब्रेशन होगा तब तक आपको साउंड सुनाई देगा, जैसे ही वाइब्रेशन खत्म साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। जो साउंड होता है वो एक वेव के फॉर्म में हमारा ट्रेवल करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कई सारी एक्टिविटी की। ठीक है, जो साउंड होते हैं वो डिफरेंट पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमंस में हमारे वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, उसके थ्रू हम लोग साउंड को सुनते हैं, मतलब साउंड को जो प्रोड्यूस करते हैं लैरिंग्स के थ्रू। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कुछ बेसिक टर्म जो साउंड वेव से रिलेटेड थे, जैसे कि एम्पलीट्यूड था, फ्रिक्वेंसी थी। ठीक है, और एम्पलीट्यूड हमने देखा कि लाउडनेस पे डिपेंड कर रहा है। पिच जो है जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना पिच हाई हो जाएगा। ठीक है, ये सारे कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने कवर किया आज की वीडियो में।